हो गया क्या? हो गया। नमस्कार साथियों, फिर से एक बार एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। आज फिर पॉलिटी का एमसीक्यू सीरीज का एक 41वां वीडियो लेक्चर, इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न शामिल है। इससे पहले हमने सर्वोच्च न्यायालय के कुछ अधिकारिताओं के बारे में देखा था, न्यायिक पुनर्निरीक्षण क्या होता है इसके बारे में देखा था। हमने देखा था कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णयों को फिर से पुनर्विचार कर सकती है। आज 41वां वीडियो लेक्चर, इसमें सर्वोच्च न्यायालय पार्ट 3 बोल सकते हैं, क्योंकि पहला पार्ट था सर्वोच्च न्यायालय, फिर इससे पहले वाले वीडियो में देखा सर्वोच्च न्यायालय 1, अब देख रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय 2। आइए देखते हैं इसी क्रम में पहला प्रश्न, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। कहाँ पे प्रचलित है न्यायिक पुनरावलोकन? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब आप समझ चुके होंगे। न्यायिक पुनर्निरीक्षण या पुनरावलोकन पहले भी मैंने बताया कि न्यायिक पुनरावलोकन का क्या मतलब है, यानी संसद या फिर कार्यपालिका, संसद कहना गलत होगा, विधायिका में आपको विधानमंडल भी आ जाते हैं, राज्य विधानमंडल। तो विधायिका या कार्यपालिका के जो नियम कानून होते हैं उस पर विचार करने की शक्ति न्यायालय के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है। और वो क्या विचार कर सकती है कि जो ये विधि या कानून बना है यह संविधान सम्मत है कि नहीं है, बस केवल इतना ही विचार करना है उसको। तो ये कहाँ कहाँ प्रचलित है? तो ये क्या केवल भारत में प्रचलित है, केवल यूके में प्रचलित है, केवल यूएसए में? यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम और यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और भारत और यूएसए में दोनों में प्रचलित। थोड़ा इंटरनेशनल लेवल का प्रश्न है लेकिन पूछा जा सकता है और पहले पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यूके और भारत और यूएसए दोनों में प्रचलित है। जबकि यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, तो वहाँ पे जो संसद है वो सर्वोच्च है, उसके बनाए गए निर्णय, नियम, कानून पर कोई भी प्रश्न चिन्ह न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? फैक्चुअल प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 122। उच्चतम न्यायालय को कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? यानी उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर कौन परामर्श ले सकता है? आपको जरूर याद हो गया होगा, कल इससे पहले वाले वीडियो में भी देखा कि परामर्श के विषय में जो अधिकार है वो केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। और किसको परामर्श देती है? तो वो देती है भारत के राष्ट्रपति को। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 143, याद रख सकते हैं आप, कभी जोड़ी मिलान में पूछ भी सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसको है? यानी जो संघीय सूची है उस विषय पर कुछ और मतलब जो सुप्रीम कोर्ट को जो अधिकार दिए गए हैं, संघीय सूची के कुछ पॉइंट्स पर उसको अधिकार दिए गए होंगे कि आप संघीय सूची में मान लीजिए 50 पॉइंट है, तो 50 में आप 13 पॉइंट के बारे में आप सुनवाई कर सकते हैं। अगर उसको 13 से 14 करना है, 18 करना है, 20 करना है, यानी बढ़ाना है, तो ये अधिकार किसको दिया गया है? भारतीय संसद को दिया गया है। और आगे बढ़ने से एक बात और मैं बता दूं, आगे बढ़ने से पहले, कि भारतीय संसद इसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ा तो सकती है लेकिन घटा नहीं सकती। तो इस तरीके से ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं, ये भी मेरे ख्याल से फैक्चुअल प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित करता है? यानी मौलिक ढांचा में कौन कौन सा आर्टिकल शामिल होगा? तो आर्टिकल 32, 226 आपको तो याद होगा। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के लिए, आर्टिकल 226 मौलिक अधिकार के उल्लंघन पे हाई कोर्ट जाने का अधिकार, और आर्टिकल 227 क्या कहता है? आर्टिकल 227 कहता है कि हाई कोर्ट अपनी निचली अदालतों के बारे में दिशा निर्देश जारी कर सकती है। तो ये तीनों ही, यानी 1, 2, 3, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ये तीनों ही मौलिक ढांचे के अंतर्गत आते हैं। डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिएगा आप। देखते हैं छठवां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि इसकी अधिकारिता वही है जो संविधान में प्रदान की गई है। तो इस पर हमने पहले भी बात करी अभी कि उसके अधिकारिता को बढ़ा तो सकती है
लेकिन घटा कभी नहीं सकती। तो यह सेंटेंस गलत हो गया। दूसरी बात करें, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालयों के प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो पहली बात, उच्चतम न्यायालय के लिए तो ये बात सही है, लेकिन उच्च न्यायालय के लिए जो ये भारित व्यय है ये राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए होगा केंद्र की संचित निधि पर भारित होगा प्रशासनिक व्यय, और हाई कोर्ट के लिए जो भी संबंधित जो राज्य होगा उसकी राज्य की संचित निधि पर भारित होगा इसका प्रशासनिक व्यय। तो इस तरीके से दूसरा सेंटेंस भी गलत हो जाता है, पहला सेंटेंस भी गलत हो जाता है। तो इस तरीके से न तो एक न तो दो, मतलब एक दो दोनों ही गलत है, नहीं एक और नहीं दो, हाँ दोनों से गलत है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है? अभिलेख न्यायालय का मतलब ये है कि उस न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसकी निचली अदालतों पे जब कोई उस तरह का प्रश्न या उस तरह का वाद केस आएगा तो उस न्यायालय मतलब ऊपरी अदालतों के न्यायालय के निर्णय को एज अ साक्ष्य रखा जा सकता है। साक्ष्य रखा जा सकता है का मतलब वो एक तरीके से जो निर्णय दिया है ऊपरी अदालत, वो जो निर्णय है वही कानून बन गया। तो ऐसा कौन कौन से कोर्ट के लिए है लागू, यानी कौन कौन सा कोर्ट ऐसा निर्णय देंगे जो कि कानून के रूप में माना जाएगा? तो वो होगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों। देखते हैं अगला प्रश्न। उच्चतम न्यायालय के मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऐसा किया जा सकता है। संविधान 130 के अनुच्छेद 130 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश को इससे पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होगा और राष्ट्रपति की अनुमति की या अनुमोदन की आवश्यकता होगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जनहित याचिका की सुनवाई किसके द्वारा की गई? शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो कैसे शुरुआत हुई है? एक न्यायिक पहल के द्वारा शुरुआत हुई है। जनहित याचिका के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें, जनहित याचिका का मतलब क्या है? आप जानते होंगे कि कोर्ट वगैरह जाना कितना महंगा है। अब ऐसी स्थिति में कोई एक सक्षम व्यक्ति है या सक्षम संस्था है, सक्षम कहने का मतलब जो एबल है, सक्षम व्यक्ति है या सक्षम संस्था है, वो देखता है कि कोई गरीब है जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, यानी वो न्याय से वंचित हो जा रहा है। क्यों? उसका एक ही कारण है कि वो गरीब है, उसके खर्चों को वो वहन नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में जो सक्षम व्यक्ति होगा या संस्था होगी, एनजीओ होगा, वो कोर्ट में जाके दरख्वास्त लगा सकती है कि भाई आप इसके बारे में भी सोचिए, इस गरीब व्यक्ति के बारे में आप निर्णय दीजिए। और वो ऐसे मामलों को बोला जाता है जनहित याचिका, यानी लोगों के हित में डाली गई याचिका जो होगी वो जनहित याचिका होगी। स्वयं के लिए याचिका नहीं डाली जाएगी, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए डाली जाएगी जो कि सक्षम नहीं है कोर्ट जाने में। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? न्यायिक पहल के द्वारा हुई थी, और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, कौन शुरुआत किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, PN भगवती कब शुरू हुआ, ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं 10वां प्रश्न। किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो कई लोगों को शिकायत रहती है कि भारत है इसमें हिंदी मातृभाषा के रूप में हिंदी उपयोग किया जाता है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय आते हैं या जो भी डिक्रियां उसकी बनती है वो अंग्रेजी में क्यों बनती हैं? तो उसका समाधान ये है कि अनुच्छेद 348 में ही ऐसा लिखा गया है कि जब तक कोई नई भाषा के रूप में संसद अनुमति न दे या फिर कोई कानून न बना दिया जाए तब तक अंग्रेजी भाषा में होती रहेगी। और अब संसद कानून बना रही है तो अंग्रेजी भाषा में ही चल रहा है ये सारी चीज़। आगे बढ़ते हैं। अगर आप CGPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या छत्तीसगढ़ में होने वाले किसी अन्य एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर वीडियो क्लासेस बहुत जल्दी आ जाएगा। करंट अफेयर क्विज डेली अपलोड हो रहा है और टेस्ट सीरीज को आप लगा सकते हैं। कुछ टेस्ट पेपर फ्री भी हैं
और कुछ पेड भी हैं। टेस्ट पेपर की खास बात यह है कि हर एक प्रश्न का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट दिया गया रहता है, तो आपको ये इम्प्रूव करेगा आपके प्रिपरेशन को और समय को भी बचाएगा। अगर बात करें 2018-19 में तो 32 से अधिक प्रश्न और 2019-20 में 46 से अधिक प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से पूछे गए थे। तो आप ऐप को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस कंटेंट का PDF पाने के लिए भी नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जुड़िए, यहाँ से PDF पाइए। और अगर आप लोग टेस्ट सीरीज के प्राइस को लेकर के थोड़ा चिंतित हैं तो हमारा नया टेस्ट सीरीज आ रहा है जिसमें डिस्क्रिप्शन नहीं दिया होगा, विदाउट डिस्क्रिप्शन टेस्ट सीरीज होगा, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे होगा। तो जिनको पैसों का इशू है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और लेकिन जिसके पास जो सक्षम है पैसे से वो डिस्क्रिप्शन वाला ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होता है और आपके समय को भी बचाता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।